हेलो दोस्तों, आज मैं आप दोस्तों के लिए लेके आई हूँ द चार्म ऑफ सोल पेट की नेक्स्ट एपिसोड। और आज की एपिसोड भी बाकी सभी एपिसोड्स की तरह काफी शानदार साबित होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस एपिसोड में हम लोगों ने मोयान और मॉक्सी को देखा था, जिनका सामना काफी बड़े बड़े बीस्ट के साथ करवाया जा रहा था, लेकिन मिस्टर काउ को तो चैन नहीं मिलता। तो फाइनली वो मोयान के ऊपर ही अपना एक मैड बीस्ट बैठ जेते हैं, जो की उसको मारने के लिए बिल्कुल ही तैयार था। लेकिन तभी वहाँ पर डेविल लॉर्ड आ जाते हैं, जिनका व्हाइट नाइटमेयर मोयान की बॉडी में ग्रो कर रहा था। तो डेविल लॉर्ड वहाँ पर आते ही मिस्टर काउ को काफी गुस्से से कहते हैं कि तुम्हें मैंने कहा भी था कि इसके अंदर मेरा नाइटमेयर है और इसे मारने की कोशिश ना करना, लेकिन तुमने फिर भी वही काम किया जिसे तुम्हें मना किया था। इसलिए आपकी दफा तो तुम्हारे पास बचने का कोई चांस नहीं। इसीलिए वो अपने बंदों से कहते हैं कि इसको यहाँ से पकड़ के ले जाओ। तो मोयान से भी कहते हैं कि तुम्हारी तो जिंदा रहने की सलाहियत वाकई ही कमाल की है। इससे पहले कि मोयान कुछ भी कह पाता, वो वहाँ पर ही गिरते ही बेहोश हो जाता है। और अपनी आज के एपिसोड का आगाज भी हम लोग यहाँ से ही करेंगे, जहाँ मोयान को देखते हैं कि बेहोशी के बाद जैसे ही वो अपनी आंखें धीरे धीरे करके खोलता है, तो सामने डेविल मास्टर उसे यही कह रहे थे कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें जीने के लिए मजबूर करती है। तो मोयान उनकी आवाज सुनते ही उठ खड़ा होता है और उनसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे इसलिए लेके आए हो ना, ताकि मुझमें से अपना नाइटमेयर बाहर निकाल सको। तो डेविल मास्टर ने भी अपना मुंह दूसरी तरफ किए रखा था, लेकिन वो फिर भी उससे बात कर रहे थे और उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं मरने जा रहा हूँ? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम बिल्कुल ही बेवकूफी पर हो, क्योंकि अपना नाइटमेयर तो मैं तुमसे कभी भी वापस नहीं लेने वाला। ये तो बस तभी हो सकता है या तो तुम मरने वाले हो या मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि उसके अलावा तो तुम उसकी खुराक हो। और अभी के लिए तो तुम्हारी अहमियत बस एक कंटेनर से की है, इसीलिए अभी के लिए मैं तुम्हें उससे क्यों भी दूर करूंगा। तो मोयान को उसकी बात सुन के काफी गुस्सा आता है और उसे कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि अपने नाइटमेयर को अपने अंदर रख कर ही पालो। ये सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम उसे अपनी बॉडी के अंदर इसलिए नहीं रखते कि तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें जिंदा ही निगल जाएगा। तो डेविल लॉर्ड उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी बातों से मुझे कन्विंस कर पाओगे कि मैं उसे अपनी बॉडी के अंदर रखूं, या तुम मुझे इस बात पे कन्विंस कर लोगे कि मैं उसे तुम्हारी बॉडी में से बाहर निकाल लूं? तो बच्चे, ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि तुम्हारी ये चालबाजी मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली। अपनी बातें करते करते वो मोयान की तरफ धीरे धीरे बढ़े जा रहे थे और उसके पास आके उसे कहते हैं कि तुम्हें चू फैमिली की काफी ज्यादा याद तो आती ही होगी, क्योंकि तुम भी अभी उसी सिचुएशन में हो जिस सिचुएशन में मैं था, यानी कि यंग फैमिली के प्रेशर में सर्वाइव करने वाली जिंदगी। लेकिन मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं कि जिस सिचुएशन में तुम हो, वहाँ पर तुम्हारी ये बेवकूफी और तुम्हारी ये चालाकी जरा भी काम नहीं आने वाली। हाँ, लेकिन अगर तुम ऐसा करो कि तुम डीनमन क्लैन में शामिल हो जाओ, तो तुम्हारे सर्वाइव करने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। और मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा भी नहीं करोगे, क्योंकि मैंने ऐसा ही किया था। और दूसरी तरफ तुमने मेरे व्हाइट नाइटमेयर को अपनी बॉडी के अंदर रख के लंबे अरसे तक पाला है, तो थोड़ी दया तो मैं तुम पे दिखा ही सकता हूँ। और तुम्हें मेरे नाइटमेयर को खुद के अंदर रख के पालने की भी सलाहियत है, इसीलिए मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाना चाहता हूँ। मोयान तो यहाँ पर चुपचाप काफी देर से उसकी बातें सुने जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने कहा कि तुम्हारे पास सर्वाइव करने का एक रास्ता है, तो मोयान भी एक्टिव होकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि दोबारा बोलो, क्या कहा तुमने? तो डेविल मास्टर उसे कहते हैं कि ये बोट दरअसल डीमन आइसलैंड की तरफ जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा लकी हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर वहाँ पर जाने की भी इतनी हिम्मत है। इसीलिए मैं तुम्हें एक और रास्ता दिखाता हूँ। और उसे बताता है कि हमारी प्रिंसेस ने जब वो सिर्फ 13 साल की थी, इस व्हाइट नाइटमेयर के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट किया था, इसीलिए वो उस नाइटमेयर को फीड भी करवाती रही थी। और उसे लगता था कि वो जब 4th लेवल पर पहुँच जाएगा तो वो उसे किसी और की बॉडी में ट्रांसफर कर देगी। अपनी बातें करते करते वो वहाँ से साइड पे होता है, तो मोयान की नजर सामने खड़ी हुई प्रिंसेस की तरफ जाती है, जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। फिर डेविल मास्टर उसे कहते हैं कि एक बात मैं तुम्हें और भी बताता चलूं कि मेरी प्रिंसेस ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं तुम्हें घर जाने दूं, लेकिन सच पूछो तो ये इतनी मजेदार बात नहीं। मजा तो मुझे तब आए जब तुम मुझसे भीख मांगो कि मुझे मेरे घर जाने दो। तो मोयान उसकी सारी बात सुनने के बाद कहता है कि इस इंसान ने मेरी सारी फैमिली को खत्म कर दिया और अब ये चाहता है कि मैं इससे भीख मांगू। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, इसीलिए वो डायरेक्ट उसके मुँह पे ही बोल देता है कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर डेविल मास्टर उसे कहते हैं कि कल सुबह मैं इस बोट रूफ के ऊपर तुम्हारा इंतजार करूंगा और मेरा डेविल पेट सोल तुम्हें वहाँ तक लेके आएगा। लेकिन अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की या इधर उधर जाने की कोशिश की, तो तुम रास्ते में ही मरवा दिए जाओगे। अब तुमने आगे क्या करना है ये सब तो मैं तुम पे ही छोड़ता हूँ। फिर दूसरी तरफ हम मॉक्सी को देखते हैं, जो कि एक छोटा सा लेटर प्रिंसेस तक पहुँचाता है, जो कि मोयान ने भेजा था और उसके ऊपर लिखा हुआ था थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। अगली सुबह हम मोयान और मॉक्सी को देखते हैं, जो कि उस डेविल बीस्ट के ऊपर बैठ के डेविल आइसलैंड की तरफ जा रहे थे। मोयान उस बीस्ट के ऊपर उड़े हुए जा रहा था और साथ में वो अपनी यांग टेक्निक का यूज भी कर रहा था और कहता है कि मेरी यांग टेक्निक तो वाकई ही कमाल की है, इसे तो मैं कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ। और वो खुद से ये भी कहता है कि आगे चल के ये टेक्निक तो मेरी सेल्फ डिफेंस में काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। और साथ ही साथ मोयान को डेविल मास्टर की बातें भी याद आ रही थी, जिसने उसे कहा था कि तुम्हें डेविल आइसलैंड में काफी ज्यादा और भी प्रिजनर्स मिलेंगे और यहाँ पर तुम्हें काफी ज्यादा प्रिजनर्स आपस में फाइटिंग करते हुए भी नजर आएंगे। और ये प्रिजनर आइलैंड तो 3 साल में सिर्फ एक ही दफा ओपन होता है और जो भी प्रिजनर दूसरे प्रिजनर के साथ
साथ फाइटिंग करता हुआ वहाँ पर सर्वाइव कर जाता है। उसे हम डीमन आइलैंड में ले जाते हैं। डेविल मास्टर का तो शैतानी दिमाग था, इसीलिए उसने ये प्लान सोचा था ताकि वो अपनी प्रिंसेस की बात को भी रद्द न कर सके। और उसके साथ में अगर वहाँ पर फाइटिंग के दौरान मोयान की मौत भी हो जाती है तो उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। और अपनी ये बात वो उसे बातों बातों में रियलाइज भी करवा देते हैं कि अगर तुम वहाँ पर सर्वाइव न कर पाए तो कोई भी मुझ पे ब्लेम नहीं कर सकता कि मैंने तुम्हें जिंदा रखने की कोशिश नहीं की। तो मोयान तो यहाँ पर यही बातें सोचते सोचते डीमन आइलैंड के काफी ज्यादा नजदीक पहुंच चुका था। और तभी उसे मास्टर की ये बात भी याद आती है कि डेविल मास्टर ने उसे कहा था कि अगर तुमने भागने की जरा भी कोशिश की तो मेरा व्हाइट आई डीमन, जिसके अंदर एक सोल ट्रैकिंग भी लगा हुआ है, वो तुम्हें वहाँ पर ही मार देगा। इसीलिए वहाँ से भागने का तो उसका कोई भी इरादा नहीं था। तो फिर वो खुद में यही सोच रहा था कि मुझे किसी भी तरह से इन लोगों के साथ फाइटिंग करते हुए वहाँ पर सर्वाइव करना ही होगा। और साथ ही साथ वो ये भी सोच रहा था कि उस फाइटिंग के दौरान मुझे अपना 100% देना होगा और अपने आप को और मॉक्सी को सेफली वहाँ से बाहर निकालना होगा ताकि मैं उस एल्डर मास्टर के सामने खुद को प्रूव कर सकूं। और उस डेविल मास्टर को भी एक ना एक दिन मैं घुटनों के बल जरूर लाऊंगा ताकि वो मुझसे अपनी जान की भीख मांग सके। तभी यहाँ पर मोयान फील करता है कि वहाँ पर उस बीस्ट के अलावा एक और भी बीस्ट मौजूद है जिसका आसमान में उड़ने की वजह से आसपास का वेदर कम्प्लीटली चेंज होता जा रहा था, यानी कि वहाँ पर तेज आंधियां चलने लग पड़ी थी। और इतनी तेज हवाओं के चलने की वजह से मोयान का फ्लाइंग बीस्ट अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख पाता तो एक तरफ को गिरने लगता है। तो मोयान भी रुक के साइड पे देखता है क्या है ये बीस्ट है क्या। तो सामने देखने से पता चलता है कि ये तो 2 पैरों वाला फ्लाइंग ड्रैगन है। मोयान तो सोल पेट को देख के काफी हैरान होता है कि क्या वाकई ही ऐसे कि सोल पेट भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और क्या वाकई ही ये भी कोई सोल पेट है। तभी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए मोयान डेविल आइलैंड में पहुंच जाता है जो देखने में तो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो वो बीस्ट मोयान को वहाँ पर छोड़ के आगे की तरफ उठ जाता है। तभी वो मॉक्सी को भी वहाँ पर समन कर लेता है। मॉक्सी भी वहाँ पर आते ही उस प्यारे से गार्डन को देख के बहुत खुश हो रही थी। तो मोयान उसे कहता है कि यहाँ पर हमें केयरफुल रहना होगा और आने वाले खतरे से हमें खुद को बचा के रखना होगा। तो मोयान को अपने से भी ज्यादा एक्साइटेड देख के वो उसे प्यार करके कहता है कि वाह मॉक्सी, तुम तो मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड हो। और उनके इस हसीन सफर को ज्वाइन करने के लिए उन लोगों के साथ सिल्कवर्म भी वहाँ पर मौजूद था। फिर सिल्कवर्म भी जाके मॉक्सी के सर के ऊपर बैठ के उस खूबसूरत नजारों को एंजॉय करना शुरू करता है। मॉक्सी को तो इतना ज्यादा खुश देख के मोयान अपने आप में ही सोच रहा था कि मॉक्सी, आइंदा के बाद तो मैं तुम्हारा हमेशा काफी ज्यादा ख्याल रखूंगा और कभी भी तुम्हें उन बुरे लोगों के हत्थे नहीं चढ़ने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। फिर इसी तरह से वो उस खूबसूरत गार्डन में से गुजरते हुए एक वाइन फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर मोयान तो उन लंबी शाहों को काटते काटते आगे की तरफ जा रहा था। मोयान उन शाहों को काटते काटते आगे की तरफ बढ़ रहा था। तभी उन शाहों को काटते हुए मोयान के सामने एक बड़ा सा क्रिस्टल बाउल आके गिरता है। लेकिन मोयान जैसे ही उस आइस क्रिस्टल को गौर से देखता है तो गौर से देखने में उसे पता चलता है कि इसके अंदर तो किसी पर्सन की लाश बंद है, यानी कि किसी पर्सन को ये आइस कॉफिन बना के इसमें दफनाया गया है। तो मोयान उसके पास जाके बैठ जाता है और उसकी शक्ल गौर से देखते हुए सोचता है कि इस इंसान को तो कुछ भी रिएक्ट करने से पहले ही मार दिया गया और इस आइस कॉफिन में बंद कर दिया गया। तभी ये सोचते हुए वो अपना चाकू भी बाहर निकाल लेता है कि अगर इस चीज में से उसे कुछ भी सर्वाइव करने के लिए मिल गया तो वो उसे अपने पास रख लेगा। और वो सोच रहा था कि ये आइस क्रिस्टल तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब जिसने इसे बंद किया है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ही होंगे। मोयान जैसे ही वो आइस क्रिस्टल के ऊपर पहला वार करता है तभी वहाँ पर एक आइस बीस्ट समन हो गया था और वो बीस्ट वहाँ पर आते ही मोयान के और मॉक्सी के ऊपर एक जबरदस्त अटैक करता है। मोयान और मॉक्सी काफी मुश्किल से खुद को उस अटैक से बचा पाते हैं और एक साइड पे चले जाते हैं। साइड पे होते ही मोयान उस बीस्ट की तरफ देखता है तो पता चलता है कि ये एक आइस फॉल्कन है जो कि एक 3rd लेवल का बीस्ट है और इसका अटैक इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये किसी पे भी इजीली वार कर सकता है, इसीलिए तो वो इंसान भी इतना जल्दी मारा गया। दूसरी तरफ आइस फॉल्कन ने भी उन दोनों को देख लिया था और वो फौरन से अपना आइसी अटैक उनके ऊपर करने ही वाला था। तभी मोयान फौरन से मॉक्सी को ऑर्डर करता है कि अपनी फायर आइस को एक्टिवेट कर लो। वो भी ऐसा ही करती है और अपनी फायर आइस के जरिए उस फॉल्कन के ऊपर अटैक कर देती है। वो आइस फॉल्कन तो यहाँ पर इस अटैक को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, इसीलिए काफी ज्यादा गुस्से होते हुए अपने परों को और भी तेजी से फड़फड़ाने लगती है ताकि उनके ऊपर और भी तेजी से अटैक कर सके। और जितनी ज्यादा तेजी से वो अपने परों को फड़फड़ाई जा रही थी इस बात का मतलब तो ये था कि ये दोनों अपनी जगह पे टिक नहीं पाएंगे। इसीलिए मोयान भी मॉक्सी से कह देता है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर रहना काफी मुश्किल हो रहा है, इसीलिए तुम अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाओ। तो मॉक्सी भी मोयान की कमांड पाते ही फौरन से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है, यानी कि पहले से भी ज्यादा बड़ी हो जाती है और फौरन से हाउल करते हुए उस फॉल्कन को ये बता देती है कि अब फाइटिंग करने के लिए मैं भी बिल्कुल रेडी हूँ। और वो आइसी फॉल्कन तो मॉक्सी को देखते ही और भी ज्यादा गुस्से हो जाती है और फौरन से अपनी आइसिंग पावर को एक्टिवेट करते हुए उनकी तरफ अटैक करने वाली थी। और मॉक्सी भी यहाँ पर कहाँ रुकने वाली थी, इसीलिए फौरन से वो अपने स्पिरिचुअल जम का यूज करते हुए उस फॉल्कन का पीछा करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ मोयान भी अपनी सोल वेट पावर का यूज करते हुए अपनी फायर को एक्टिवेट कर लेता है ताकि उस
फॉल्कन के ऊपर अटैक कर सके। और मोयान यहाँ पर मॉक्सी की इस पावर को देखते हुए भी काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि मॉक्सी कितनी हिम्मत के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रही है। और अब तो मॉक्सी के टेल में से भी फायर निकलना शुरू हो गई थी और देखते ही देखते मॉक्सी हवा में उड़ते हुए उस फॉल्कन के ऊपर जाके एक तेजी से पंजा मार के वापस अपनी जगह पर आके खड़ी हो जाती है। और इस अटैक की वजह से वो फायर फॉल्कन की सेहत के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता, बल्कि वो और भी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गई थी। मॉक्सी उसकी स्पीड ज्यादा होती हुई देख के उसके ऊपर और भी तेजी से अटैक करने के लिए जाने ही वाली थी, तो मोयान उसे फौरन से कमांड देता है कि मॉक्सी रुको, हमें इतना ज्यादा इसके ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें इसे मारना नहीं, बस हमें इसे पकड़ना है। तो मॉक्सी मोयान की बात समझ चुकी थी, इसीलिए भागते हुए इसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो आइस फॉल्कन तो अपनी आइस की बरसात ही उनके ऊपर शुरू कर देती है और अपनी आइसिंग क्रिस्टल्स का यूज करते हुए उनके ऊपर फायर कर रही थी। इससे पहले कि आइसी क्रिस्टल्स इन दोनों के ऊपर अटैक करते, ये भी अपनी फायर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए उसके अटैक को इजीली डॉज किए जा रहे थे। तभी इन दोनों के दरमियान में आइस और फायर का एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया था। तो मॉक्सी भी भागते भागते एक दरख्त के ऊपर चढ़ जाती है ताकि उसे देख सके। तो मोयान देख लेता है कि मॉक्सी अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी है, इसीलिए वो उसे कमांड करता है कि इस फॉल्कन के ऊपर फायर अटैक करना शुरू कर दो। तो मॉक्सी भी ऐसा ही करती है और उस मॉक्सी के ऊपर निशाना लगा के एक आइस फ्लेम को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा घायल तो होता है लेकिन रुकता नहीं, बल्कि और भी आगे की तरफ चले जा रहा था। और वो आइस फॉल्कन उड़ते हुए एक दरख्त के साथ भी हिट हो जाता है, लेकिन मॉक्सी तो हार नहीं मानती और इसी तरह के काफी ज्यादा फायर फ्लेम अटैक उसके ऊपर कर देती है। मोयान भी यहाँ पर उस आइस फॉल्कन का पीछा किए जा रहा था और वो भी तेजी से एक जगह पर रुकते हुए अपनी सारी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक आइसी अटैक उसके ऊपर कर देता है। अब दो लोगों के मुसलसल अटैक करने की वजह से उसकी स्पीड में वाजे फर्क आ गया था, यानी कि वो अब इतने अच्छे से उड़ नहीं पा रही थी और दूसरी तरफ से वो यहाँ वहाँ फिर रही थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने आप को इन अटैक से किस तरह से बचा सके। तभी मॉक्सी इस बात का फायदा उठाते हुए अपनी मून ब्लेड पावर का यूज करते हुए उसके ऊपर एक शानदार सा अटैक करती है, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए तो वो जमीन के ऊपर पटक जाती है। लेकिन वो आइस फॉल्कन यहाँ पर भी हिम्मत नहीं हारती और अपने परों को दोबारा फिर से जुम्बिश दे के ऊपर को उड़ना शुरू कर देती है। तो मोयान मॉक्सी से कहता है कि बस थोड़ी देर और, थोड़ी ही देर बाद ये हमारे काबू में होगी। इतनी जबरदस्त फाइटिंग हो और सिल्क वॉर्म पीछे रहे, ऐसा कैसा हो सकता था। इसीलिए वो सिल्क वॉर्म भी मॉक्सी के सर के ऊपर बैठते हुए डिसाइड करता है कि अब उसे उनकी हेल्प करने के लिए आना ही होगा। इसीलिए वो अपना सिल्क उसके ऊपर थ्रो करना शुरू करता है ताकि वो उस आइस फॉल्कन को पकड़ सके। तो मोयान ये देखता हुआ काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सिल्क वॉर्म से कहता है कि आज तो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा खाना सर्व करने वाला हूँ। और उसके एक ही सिल्क अटैक की वजह से वो फॉल्कन नीचे को गिर जाता है। तो मोयान और मॉक्सी भागते हुए उसके पास आते हैं क्योंकि मोयान उसे भी अपना सोल पेट बनाना चाहता था। जैसे ही वो इस प्रोसेस को स्टार्ट करने लगता है तो उसे पता चलता है कि वो तो घायल होने की वजह से मर चुकी है। तो मोयान कहता है कि क्या ये थोड़ी देर और जिंदा नहीं रह सकती थी, अगर जिंदा रहती तो मैं इसे भी अपना सोल पेट बना लेता। तभी उसे आसमान के ऊपर से और भी काफी ज्यादा आइस फॉल्कन के चिल्लाने की आवाज आती है। तो पता चलता है कि यहाँ पर और भी काफी सारे आइस फॉल्कन मौजूद हैं। अब देखते ही देखते वहाँ पर काफी सारे आइसिंग फॉल्कन आ चुके थे और वो आते ही वहाँ पर उन दोनों के ऊपर आइसिंग क्रिस्टल के साथ अटैक करना शुरू कर दिया था। और मोयान ने भी मॉक्सी को लिए हुए वहाँ से भागना शुरू कर देता है ताकि खुद को प्रोटेक्ट कर सके। तो मोयान मॉक्सी से कहता है कि मैं थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। मॉक्सी भी उनके ऊपर अपना एक फायर अटैक करती है जो कि बेसूद रहा था क्योंकि वहाँ पर तो काफी ज्यादा आइसिंग फॉल्कन्स थे। तो मोयान नोट करता है कि आइसिंग फॉल्कन जहाँ जहाँ पर भी अटैक कर रहे हैं वो चीज फौरन से आइस में तब्दील होती जा रही थी। इस बात से मोयान को अंदाजा हो चुका था कि आइसिंग फॉल्कन के साथ मुकाबला करना इतना ज्यादा आसान नहीं, इसलिए वो मॉक्सी से कहता है कि जल्दी से अपनी आर्मपिट हेयर का पावर का यूज करो। तो मॉक्सी भी ऐसा ही करती है और अपनी आर्मपिट हेयर का यूज करते हुए उसके ऊपर फायर से अटैक कर देती है और वो सभी के सभी फॉल्कन चिल्लाना शुरू हो गए थे। फिर फाइनली मॉक्सी और मोयान के कंबाइन अटैक की वजह से वो सभी फॉल्कन वहाँ से चले जाते हैं। तो मॉक्सी भागते हुए मोयान के पास आती है तो मोयान उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये जंगल काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है और यहाँ पर सर्वाइव करना हम दोनों के लिए ही एक चैलेंजिंग बात है। तो वो आइसिंग बर्ड्स तो अभी तक वहाँ से गई ही नहीं थी बल्कि उसी जगह पर मौजूद थी और उनके ऊपर दोबारा फिर से अटैक करने के लिए आ गई थी। अब वो सिल्क वर्म को भी ये देख के काफी गुस्सा आता है तो सोचता है कि मुझे ही कुछ करना होगा, इसीलिए वो अपने सिल्क उनके ऊपर फेंक फेंक के उन्हें नीचे गिराया जा रहा था। ये देखते हुए मोयांग तो अपने सर के ऊपर हाथ ही रख लेता है कि आखिर तुम इतने ज्यादा पावरफुल कब से हो गए। फिर वो तीनों ही छुपते छुपाते और आइसिंग फॉल्कन के पास से गुजरते जा रहे थे, लेकिन वो थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और उनके ऊपर मुसलसल अटैक कर रही थी। मॉक्सी को भी ये देख के काफी गुस्सा आता है तो दूर एक छलांगे लगाते हुए दरख्त के ऊपर चढ़ जाती है और उनमें से एक फाल्कन को पकड़ के नीचे गिरा देती है। और दूसरी तरफ सिल्क वॉर्म भी अपने सिल्क का इस्तेमाल करते हुए रास्ते में एक जाला सा बना देता है जिसकी वजह से वो फॉल्कन्स उनके पास नहीं पहुंच पा रही थी। तो मोयान कहता है आज के लिए काफी हो गया, अब हमें आगे चलना चाहिए। लेकिन सिल्क वॉर्म का गुस्सा तो किसी तरह कम होने में आ ही नहीं रहा था, इसलिए उड़ते हुए उनके पास जाता है और सारी बर्ड्स के ऊपर अपना सिल्क फेंकते फेंकते उन्हें कैद करे जा रहा था और उनको अपने जाल के अंदर कैद कर लेता है। मोयान ये देखते हुए काफी हैरान होता है और कहता है कि लिटिल कैटरपिलर तुम तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल निकले। दूसरी तरफ सिल्क वॉर्म ने उन सारी बर्ड्स को कैद करके एक एग की शेप में बंद करके रखा हुआ था। फिर इसी तरह से एक के बाद एक करके उनके काफी ज्यादा दिन वहाँ पर गुजरते ही जा रहे थे और मोयान के सामने काफी बड़े बड़े डेंजरस क्रिएचर आते थे और बीस्ट भी। फिर वो तीनों ही मिलकर उस बीस्ट का अच्छे से मुकाबला करे जा रहे थे। इसी तरह से काफी ज्यादा दिन गुजर जाते हैं तो एक दिन वो एक फर्क बर्ड को देखते हैं जो कि एक गार्ड के अंदर जा रही थी। तो मॉक्सी भी उसका पीछा करते करते उसी जगह पर पहुंच गई
गई थी, जबकि दूसरी तरफ सिल्कवॉर्म ने तमाम बीस्ट को रोक के रखा था। तो मोयान कहता है कि हमने यहाँ पर काफी दिन स्टे किया और हमने काफी बीस्ट के साथ फाइटिंग भी की, अब फाइनली हमें कुछ मिलने जा रहा है। तो छोटे सिल्क, तुम वहाँ पर ही तमाम बीस्ट को रोके रखना, हम जल्दी ही मिलेंगे। फिर मोयान भी रस्सी की मदद से उस केव के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। जैसे ही वो उस केव के पास पहुंचता है तो वहाँ पर काफी ज्यादा आइसिंग नजर आ रही थी, लेकिन वो अंदर आए थे तो अंदर का मंजर ही फर्क था, अंदर काफी ज्यादा ठंड लग रही थी। तो मोयान कहता है कि ये तो एक आइसिंग प्लेनेट लग रहा है, लगता है कि यहाँ पर कोई आइसिंग क्रिएचर्स रहती हैं। तो मोयान मोक्सी से कहता है कि ये जगह देखने में जितनी सिंपल लग रही है उतनी सिंपल है नहीं। तो वो अपनी डिवाइन आई का यूज करते हुए आगे की तरफ देखता है, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता। तो फिर वो मोक्सी से कहता है कि मोक्सी, अपनी योंगमैन डेथ आई का इस्तेमाल करो ताकि तुम्हें आगे को नजर आ सके। तो वो भी अपनी फायर आइस का इस्तेमाल करते हुए एक फायर बॉल बना के एक अटैक करती है, जिसकी वजह से सामने पड़ा हुआ फायर बॉल एकदम से पिघलने लगता है और उसमें से कोई क्रिएचर बाहर आता है। तो मोयान उसे देखते ही कहता है कि ये तो आइसिंग स्काई फेरी है और तमाम आइसिंग क्रिएचर्स इसी की वर्शिप करते हैं, और ये वही लेडी है जो इस सारे एनवायरनमेंट को कंट्रोल करती है। ये एक बहुत ही बड़े केव को संभाले हुए हैं, जो कि 2 स्टेजेस पे पहुंच चुकी हैं, 4th रियलम तक भी। और ये स्काई एल्फ तो वाकई ही कमाल की लेडी हैं। तो मोयान उसे गौर से देखते हुए कहता है, लेकिन ये मूव क्यों नहीं कर रही। तो फिर वो मॉक्सी से कहता है कि मॉक्सी, अब तुम ही कुछ करना होगा। तो मॉक्सी भी अपनी फायर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर एक अटैक करती है। उस अटैक की वजह से तो जैसे वो जाग ही गई थी और गुस्से में आते हुए उन दोनों के ऊपर अपनी आइसिंग स्वॉर्ड के साथ अटैक करना शुरू कर दिया। तो मोयान मॉक्सी से कहता है कि मॉक्सी, ये इतना सिंपल नहीं, मेरा ख्याल है कि ये किसी छोटे बच्चे की तरह सिर्फ अटेंशन ही चाहती है, इसीलिए तुम इसे अपने पावर्स दिखा दो। तो मॉक्सी भी उठते हुए उसके ऊपर एक और अटैक करती है। तो वो बच्चा दूर जाके गिरता है और गिरते ही उसके कुछ पंख टूट जाते हैं। वो उन पंख को पकड़ने पहले तो रोने लगता है, उसके बाद फिर उन्हें पकड़ के खेलने लगता है और खुश होता है। तो मोयान कहता है कि ये कितना ज्यादा क्यूट और बेवकूफ है। फिर मोयान कहता है कि मेरा ख्याल है कि इसके साथ फाइटिंग करने की कोई जरूरत नहीं। फिर वो मॉक्सी से कहता है कि इसके चारों तरफ फायर सर्कल क्रिएट कर दो। तो मॉक्सी भी आगे जाते हुए उसके चारों तरफ फायर सर्कल क्रिएट कर देती है। फायर देखते हुए वो बच्चा काफी हैरान हो रहा था, फिर उसे हाथ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ जल जाता है। तभी वो देखते हैं कि आइसिंग फॉलिकन केव में वापस आना शुरू हो गई थी। तो मोयान कहता है कि अब हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, और मॉक्सी से भी कहता है कि मुझे आगे का रास्ता खूब पता है, इसलिए तुम भी मुझे गाइड करते जाना। एक जगह पे पहुंच के वो मॉक्सी से कहता है कि मॉक्सी, अब यहाँ पर अटैक करना होगा। दूसरी तरफ मोयान ने भी वहाँ से निकलने से पहले उस स्काई एल्फ को अपनी फॉर्मेशन के अंदर कैद कर लिया था, जो कि उसके साथ ही आ रही थी। फिर यहाँ पे आते हुए उन्हें रास्ता नहीं मिलता, तो मोयान सोचता है कि यहाँ पर स्काई एल्फ को भी बाहर निकाल लेना चाहिए, इसीलिए वो उसे लेते हुए एक दूसरी दुनिया में ही आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें ये दुनिया कैसी लग रही है। तो वो छोटा बच्चा भी उस दुनिया को देख के काफी ज्यादा खुश हो रहा था। तो मोयान उसे कहता है कि मेरा ख्याल है कि मुझे तुम्हें कोई नाम दे देना चाहिए। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें निंग निंग नाम कैसा लगेगा। तो वो बच्चा ये नाम सुनते काफी ज्यादा खुश होता है। तो मोयान कहता है कि जब तक सोल ऑफ टीयर्स रिस्टोर नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हें बाहर नहीं लेके जा सकता, इसलिए तुम्हें यहाँ पर ही वेट करना होगा। लेकिन तभी एकदम से फॉर्मेशन दोबारा फिर से चेंज हो जाती है और मोयान और मॉक्सी दोबारा फिर से उसी वर्ल्ड में पहुंच गए थे और उसी केव के अंदर, और वो दोनों ही एक घर के अंदर मौजूद थे, जबकि दूसरी तरफ 2 आदमी खड़े हुए उनकी तरफ हंस रहे थे और उन्हें कहते हैं कि तुम दोनों हमारे बिछाए हुए ट्रैप में अच्छी तरह से फंस चुके हो और अब यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता बाकी नहीं बचा। तो दूसरा लड़का अपनी जुबान के ऊपर छुरी लगाते हुए कहता है कि काफी दिनों से हमने कोई शिकार नहीं किया और अब मजा आएगा। और इसी सस्पेंस के साथ दोस्तों हमारी आज की एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।